मेधा शो सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश सर। सर आपके बारे में कहे तो आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वर्तमान समय में ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वीसी रह चुके हैं माखला चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में DGIM सीनियर। बट अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी आप मेरे वीसी हैं माखला चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के। जी जी धन्यवाद। आप खुद को क्या कहलाना वो चाहेंगे? कहते हैं once a VC always a VC। ओह माय गॉड, करेक्ट। सर आपने इतने डिफरेंट फील्ड में काम किया है और काफी सारे जगहों पर काफी सारे पद पे आपने काम किया है, तो आप खुद को क्या कहलाना चाहेंगे? मैं खुद को अपने आप को मीडिया का एक विद्यार्थी कहता हूँ, ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया। मैं मीडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इन इट्स एंटायरिटी। अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखेंगे मेधा जी, तो आप देखेंगे कि मैं एक पत्रकार उप संपादक प्रशिक्षु सब एडिटर ट्रेनी से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। मैंने डेस्क में काम किया, मैं सब एडिटर बना, मैं चीफ सब बना, रिपोर्टर बना, सीनियर रिपोर्टर बना, प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट बना, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट बना, चीफ पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट बना, दूरदर्शन का संपादक बना। मीडिया में प्रिंट मीडिया को देखा, एजेंसी में मैंने काम किया PTI में बहुत लंबे समय तक। उसके बाद मैंने टेलीविजन में एशिया नेट में काम किया, जी में काम किया, दूरदर्शन का संपादक बना। हर पत्रकार का सपना होता है कि वो आगे चलकर वो कभी एक चैनल को हेड करे। मैंने दूरदर्शन का संपादक के रूप में काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जनसंपर्क में भी अपना, क्योंकि वो भी जनसंचार का एक अभिन्न अंग है, तो मैं पब्लिक रिलेशन में मैं मीडिया सलाहकार यानी मीडिया एडवाइजर, ग्रुप मीडिया एडवाइजर के दानिया भारत का मैंने काम किया। मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी काम किया। मैं विवेक जो ऑनलाइन जर्नल है उसका मैं संपादक रहा हूँ। और तो ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मैं स्तंभकार रहा हूँ। मैं पैनलिस्ट रहा हूँ कई टेलीविजन चैनल्स में लगातार, अभी भी कभी कभी जाता हूँ। जी सर, हम लोग आपको देखते हैं। उसके बाद मैं मीडिया, साथ ही मैं मीडिया शिक्षा में मैं आ गया। मीडिया एजुकेशन में आने के बाद मैंने सब कुछ किया मीडिया शिक्षा में, क्लास लेने से लेकर परीक्षा पत्र तैयार करने तक, परीक्षा पत्र को जो है उसको रिव्यू करने तक, सिलेबस तैयार करने तक सारा काम किया। एक मीडिया स्कूल की स्थापना की एज डीन, स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज। मीडिया प्रशासन का अनुभव, यानी कि एज डायरेक्टर जनरल प्रशासनिक काम मीडिया संस्थाओं के मुखिया के रूप में। तो मीडिया का अब मैं देख रहा हूँ कौन सा और आयाम हो सकता है, और मैं मीडिया साक्षरता को लेकर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन प्रौद्योगिकी में, मीडिया प्रौद्योगिकी में हुई है, तो इसके चलते हमारे जो जनसाधारण है, कम शिक्षित है, अशिक्षित है, ये भी आज स्मार्टफोन, मीडिया, इसको आप देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या आम जनता ये डीप फेक, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, इन सब से हटके जो है, इनको, इन सब के बारे में जागरूकता किस तरीके से हम पैदा कर सकते हैं, ये जो है इस संदर्भ में मैं काम कर रहा हूँ। पूरे देश भर में मेरा व्याख्यान होता है और ये नया प्रयोग है। अभी मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो जल्दी सोशल मीडिया के थ्रू लॉन्च करूंगा, जिसमें मैं मीडिया साक्षरता के बारे में एक मिनट का रील्स जो है वो मैं शेयर करूंगा। आज के युवाओं से, युवाओं के भाषा में, युवाओं के माध्यम से पहुंचने का प्रयास है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी पत्रकारिता में, और अगर हम अभी का दौर देखें तो बहुत बदलाव आ चुका है। सिर्फ डिजिटल मीडिया में नहीं कि पहले न्यूज़पेपर हुआ करता था, अब हमारे पास हर मिनट, हर सेकंड की जो खबर है बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है, अच्छी चीजों में बदलाव हो रहा है, डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, या देखते हैं बहुत सारी चीजें जो हम छूट गए हैं कहीं ना कहीं? मेधा, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो परिवर्तन होता है, पुरानी चीजें रह जाती है। हम लोग टाइपराइटर में हम लोगों ने अपना ट्रेनिंग लिया था, आज टाइपराइटर में ही है। हमने जो है टेलीफोन, लैंडलाइन, आज मेरे घर में भी लैंडलाइन नहीं है।
है ना। अब हम लैंडलाइन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम तो पीसीओ से करते थे, एसटीडी फोन करते थे, सेंट्रल टेलीग्राम ऑफिस में जाके टेलीग्राम के माध्यम से खबरें फाइल करते थे। हाँ, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेकर जो है हम लोग चलते थे। बड़े बड़े मोटरोला के हैंडसेट्स, टू वे सेट्स लेके चलते थे। स्मार्टफोन आया तो बहुत कुछ परिवर्तन तो होता ही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसको स्वीकार जिसने कर लिया वो सर्वाइव। एक समय में भारत में जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने उसका विरोध किया, ये कहा कि भाई लोगों की नौकरी चली जाएगी। आज उन्हीं कंप्यूटर के बदौलत आज पूरे विश्व में हमारा परचम लहरा रहा है। सिलिकॉन वैली को हमने कब्जा किया हुआ है। बेंगलोर जैसे, हैदराबाद, साइबराबाद जैसे शहर, तो कभी भी परिवर्तन को रेजिस्ट नहीं करना है, हम किस तरीके से उस परिवर्तन को हैंडल करते हैं, ये महत्व। जी सर, आपने ना भारत ही नहीं पूरी दुनिया घुमाया है ना, और अगर हम मीडिया की बात करें तो भारत में जैसे मीडिया फंक्शन करती है और बाकी देशों में मीडिया जैसे फंक्शन करती है, इसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या हमें किन किन पहलुओं पे काम करना चाहिए और किन किन चीजों में हम ऑलरेडी बाकी देशों से बेहतर हैं? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग देखें तो इंडिया की रैंकिंग मीडिया में अच्छी है नहीं। इट्स 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो हम इसको सर कैसे बेहतर कर सकते हैं? मेरा मैं इस रैंकिंग से तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको शायद उस रैंकिंग में जो है हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया पूर्णतः स्वतंत्र है। देखिए मैं इस वर्ष भी और पिछले कुछ वर्षों से देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया सम्मान जो है उसके जूरी का सदस्य रहा हूँ, जिसको रामनाथ गोयनका अवार्ड्स कहते हैं। हाँ, मैं पिछले 4 वर्षों से देख रहा हूँ कितने अच्छे अच्छे एंट्रीज आ रहे हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पत्रकारिता हमारे देश में समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूँ कि शायद हम सही चीजें पढ़ नहीं रहे हैं। पत्रकारिता समाप्त नहीं हुई है, बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्टिंग हो रही है। कई समसामयिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन कई फैक्टर्स हैं जिसमें मैं शुद्ध रूप से सिर्फ सरकारों को दोष नहीं दूंगा। हमारे यहाँ देखिए सरकारों का तो अगर आप देखेंगे आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक बहुत दमन हुआ था, अंग्रेजों के समय में भी हुआ था। लेकिन उस वक्त भी जो पहले 1977 में जनता सरकार में जो पहले सूचना प्रसारण मंत्री बने, जो बाद में हमारे देश के उप मुख्यमंत्री भी बने, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी जी, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि when they were asked to bend, they crawled. When they were asked to bend, they crawled. जब उनसे झुकने के लिए कहा था वो नहीं गए। यानी कि मीडिया को भी सिर्फ झुकने के लिए कहा था, इवन आपातकाल, लेकिन वो नहीं गए। तो आज क्या है कि बाजारवाद और बाजारवाद के चलते एक तरह से कई मीडिया घरानों ने अपने आप को सरकार का एक जनसंपर्क का हिस्सा बना लिया अपने आप। और जो एक लोकतंत्र की शक्ति है कि हम आलोचना, वो हम, और आलोचना सिर्फ राजनीतिक नहीं होता है, आलोचना सिर्फ व्यक्ति की नहीं होती। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अगर वो तानाशाह नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई स्थानीय कोई योजना में कोई घोटाला है, गड़बड़ है, उसको अगर उजागर करेंगे तो उसमें किसी भी सरकार को भी आपत्ति होगी, क्योंकि सरकार भी तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। वे भी तो यही चाहेंगे कि हमारी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचे। अगर उसमें गड़बड़ घोटाला कोई बिचौलिए कर रहे हैं तो वो निश्चित ही चाहेंगे कि उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब मात्र बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन पर आप अनर्गल आरोप लगाना ही जो है स्वतंत्रता का मतलब है, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत, हमारी प्राथमिकताएं गलत जगह है। समाज में बहुत चीजें हैं जिस पर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकारों को आपत्ति होगी, पहली बात। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि
देखिए हमारे कुछ मूल्य है पत्रकारिता के, कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, वो हमें भी फॉलो करने हैं। अगर हम उन सिद्धांतों को, हम ये कहते हैं ना कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, हाँ, हाँ, है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि माई फ्रीडम एंड्स वेयर द अदर पर्सन्स नोज बिगिंस। तो अगले व्यक्ति का जहाँ नाक शुरू होता है, आप हाथ को तो घुमा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं घुमा सकते हैं कि बगल में जो आदमी चल रहा है उसका नाक तोड़ रहा है ना। तो आपको वो संयम रखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके फर्स्ट अमेंडमेंट है, जहाँ फ्री प्रेस की बात की गई है, हमारे संविधान में प्रेस के लिए कोई विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 19(1)(a) जो संविधान में है, उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आम नागरिक को मिली है वही हमें भी मिली है, और दैट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो वो रिस्ट्रिक्शन भी हम बगैर अनरिस्ट्रिक्टेड कि हमें कोई निरंकुश होकर हम कुछ भी जो मुंह में आए कह दें, ये संभव नहीं है। अवमानना के मामले हैं, दूसरों को बदनाम करने के मामले, डिफेमेशन है, लाइबल है, जब तक कि प्रूव ना हो जाए, कोर्ट जी। सर मैंने देखा कुछ टाइम पहले जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो है मेरा और मेरे पापा का, वो है आपकी अदालत जी। आप जज भी थे और अचानक से आए थे। और अब आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के जज को। हमारे आज के जज बड़े खास हैं, मीडिया के एक्सपर्ट हैं, अभी थोड़े दिन पहले तक माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। प्लीज वेलकम केजी सुरेश। कार्रवाई शुरू किया जाए। आपका अनुभव कैसा था, कैसा लगा उनको सामने से सुनकर? मैं पहले भी मैं जज रह चुका हूँ। अगर आप देखेंगे बहुत ही लोकप्रिय शो है गोविंदा जी का, एक्टर जो गोविंदा है, उनके जो आपकी अदालत का शो है उसमें भी मैं जज रह चुका हूँ। अच्छा। वो लगभग 5 साल पहले का शो है। और आज के हमारे इस खास शो के जज हैं जानमय पत्रकार लेखक केजी सुरेश। अदालत की कार्रवाई शुरू हो। और अभी मैं वापस आया तो रजत जी मेरे पुराने परिचित हैं, तो उन्होंने कहा चलो आप दिल्ली आ गए तो आइए हमारे शो में। तो अच्छा लगता है कि वहाँ रजत जी बहुत होमवर्क करते हैं। आज भी इस उम्र में भी जब वो 70s में हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैंने उनको कई बार वर्किंग डे में भोपाल भी लाने का प्रयास किया और वो आ भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि यार शनिवार रविवार को, और शनिवार रविवार को आपको पता है कि हमारे यहाँ विद्यार्थी रहते नहीं, तो मैं वर्किंग डे में लाना चाहता था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा शाम का शो है और मैं रजत शर्मा शो जो आता है, उन्होंने कहा कि मुझे दिन भर तैयारी करनी पड़ती है। इस उम्र में भी पूरी तरह तैयार होकर पूरा होमवर्क करते थे। बिल्कुल उनके साथ एक रिसर्च टीम रहती है, तो वो ऐसे ऐसे पहलुओं पर सवाल पूछते हैं, बड़े बेबाकी के साथ वो पूछते हैं। हाँ देखिए, वो एक आपकी अदालत फॉर्मेट है, तो सजा देने का अधिकार तो किसी को नहीं है। वो गेस्ट बनकर आए हैं, वो तैयार होकर आए हैं कि हर तरह के आरोपों का वो सामना करें, और उनसे पूछा जाता है, यहाँ तक तो कहा जाता है आप मौकापरस्त है, आपके ऊपर आरोप ये है कि आप मौकापरस्त है, आप घमंडी है, आप वो है, आप ये है, सब पूछा जाता है और वो स्पष्ट अपना जवाब भी देते हैं। तो उसमें जो जज की भूमिका है वो देखिए, उसमें तो वो एक अदालत है जहाँ सब बाइक लेकिन जज को ये अपनी टिप्पणी देने का जो है अधिकार मिला हुआ है, वो अपनी टिप्पणी दे सकता है। उसमें कटुता भरी नहीं है, वो एक ऐसा मंच है जहाँ आप व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जनता के समक्ष रखते हैं और उनका एक 360 डिग्री व्यू आप जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे तो वो शो बिल्कुल मेरा भी फेवरेट शो है। सर, सक्सेस के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं और हम सभी बात करते हैं, बट मैं आपके जीवन की चैलेंजेस के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, आपके फेलियर्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी और कैसे आपने उसको टैकल किया और कैसे आपने उसको अब आज। ऐसे तो रोज जीवन में चुनौतियां होती हैं,
शुरुआती दौर और की अगर बात करें, जब आपने स्टार्ट किया था अपना करियर, तब आप क्या जी, सोचते थे, क्या चैलेंजेस आता था मन में? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि मेरे माता-पिता, खासकर मेरे पिताजी, क्योंकि वो सरकारी जॉब में थे, वो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि मैं जो हूँ पत्रकार बनूँ। तो संघर्ष तो रहा है, और मैं समझता हूँ कि जब आप पत्रकारिता को चुनते हैं, तो आप संघर्ष को चुनते हैं। आप ये समझते हैं, अगर जीवन बहुत आसान एक जीवन आपको चाहिए, तो फिर या तो शौकिया पत्रकारिता कीजिए, जहाँ आपका बैंक बैलेंस की व्यवस्था दूसरे आय से होता हो, या फिर आप जो है पत्रकारिता छोड़ दीजिए। पत्रकारिता में संघर्ष नहीं है, पत्रकारिता में खतरा। मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं, पत्रकारिता में खतरा है जान को। अरे भाई, आपको कोई जबरदस्ती तो घर से पकड़ कर तो लेके नहीं आया, आप अपनी मर्जी से आए, है ना? मैंने भी जब मिलिटेंसी कवर किया था कश्मीर में, तो एक आईईडी मेरे रास्ते में भी लगाया गया था। वो खतरा भी, मतलब समय पर अगर नहीं पता चलता, तो मैं आज आपको ये इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। तो वो घटना भी हुआ। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों में आपको जाना पड़ा, जहाँ आतंकवाद था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। हाँ, सरकार का ये जरूर है कि कानून व्यवस्था वो सबके लिए ठीक बनाएंगे, तो वो हमारे लिए भी सुरक्षित है ना? और सरकार कुछ ऐसा इंश्योरेंस जैसा कुछ व्यवस्था अगर कर देते हैं, लेकिन सरकार हमको पगार दें बेरोजगारी के दौरान, मैं समझता हूँ कि वो इंडस्ट्री को करने की जरूरत है। मेरा व्यक्तिगत मत जो सेफ्टी, है कि एटलीस्ट इसमें सेफ्टी प्रोवाइड इंडस्ट्री, करें। समाज और सरकार की भी योगदान हो सकता है। लेकिन ये हमारे कई पत्रकार हैं जो जिनके साथ बहुत दुर्घटनाएं हो जाती है, उनका परिवार फिर सड़क में आ जाती है, तो उन सब के लिए कुछ ऐसा किया भी है। नेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड भी है सूचना प्रसारण मंत्रालय में। ऐसे इस तरह की व्यवस्थाएं जरूर है। शायद वो बहुत ज्यादा व्यापक ढंग से काम नहीं कर रहे, और मीडिया को भी अपनी भाषा में संयम रखना पड़ेगा। मीडिया को ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि हम सरकारों को बनाते हैं और गिराते हैं। सरकारों को जनता बनाती है और सरकारों को जनता गिराती है। हमारा काम सरकार, आम जनता का जो आकांक्षाएं और उनका आक्रोश, उनकी शिकायत, उनकी जो इच्छा है, उनको सरकार तक पहुंचाना, सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करना, जी। ये मीडिया का। सर, आपने इतना कुछ अचीव किया है भारत में, दुनिया भर में अलग अलग अवार्ड्स जीते, इतना कुछ, फिर भी आपका जो नेचर है, स्वभाव है, एकदम सरल है। इसके पीछे क्या सोच रखते हैं आप? स्टूडेंट के मैं साथ समझता आज हर एक स्टूडेंट के मैं साथ। समझता हूँ कि पत्रकार, मैं मूलतः अपने आप को आज भी पत्रकार ही समझता हूँ। दुनिया में पद आते हैं, बड़े बड़े पद आते हैं, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है। वो तो सरकारें आपको बना सकती है, आपको हटा सकती है, लेकिन पत्रकार से मुझे कोई ना हटा सकता है, ना कोई मुक्त कर सकता है। मैं पत्रकार हूँ, ये मेरी पहचान है ना? शिक्षक से मुझे कोई हटा नहीं सकता। मैं घर बैठकर भी 4 क्लास ले लूंगा, अपने विद्यार्थियों को बुला लूंगा, पढ़ा लूंगा। इसके लिए मुझे सरकारी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं, या किसी निजी क्षेत्र की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं। आप भी पत्रकार हैं, आप पहले एक प्लेटफॉर्म में थे, पत्रकारिता का एक स्थापित प्लेटफॉर्म में थे, आज आप अपने घर से अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो आप, लेकिन आपसे पत्रकारिता थोड़ी कोई छीन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पहचान और पत्रकारिता में यही बताया जाता है कि हमको विनम्र, जो सीकर होता है, आई विल ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, ए सीकर ऑल माय लाइफ। यानी कि मैं इंफॉर्मेशन सीकर हूँ, मैं नॉलेज सीकर हूँ, और सीकर को हमेशा झुके रहना चाहिए, और उसको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और याद रखिए, जब तूफान आता है, तो जो पेड़ झुकना सीख जाता है वो सर्वाइव करता है, जो पेड़ झुकते नहीं है वो तूफान में गिर जाते हैं। वो रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं तूफान को, लेकिन तूफान उनको गिरा देता है। लेकिन जो झुक जाता है और कहते हैं कि निकल जाए अपने गति में, तो वो जो है वो टिक जाता है। तूफान के बाद वो वापस अपने जगह पर खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मूल पहचान है, उससे समझौता नहीं करना, और पद तो आते जाते रहेंगे,
पद से व्यक्ति की परिभाषा नहीं है। अगर मेरी परिभाषा केजी सुरेश कोई कुलपति है, महानिदेशक है, संपादक है, ये नहीं। केजी सुरेश है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नए पत्रकारों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो मीडिया इंडस्ट्री में है या कदम रखने वाले हैं और अच्छा करना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेधा युवा पीढ़ी मुझे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ मेरी शिकायतें हैं। मैं समझता हूँ आज ऑनलाइन में वो इतने निर्भर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मीडिया को आप ऑनलाइन में वो पढ़िए। एक तो जो सही चीजों को पढ़ना, रील देखे, कभी थोड़ी देर आपने मनोरंजन के लिए देख लिया, पास आ गया, लेकिन रील से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में ज्ञान नहीं। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो किताबें पढ़िए, ऑडियो बुक्स को सुनिए, किंडल और बाकी के माध्यम से आप किताबों को पढ़िए, आप गहन अध्ययन करिए। अध्ययन छूट रहा है, साहित्य में रुचि कम हो रही है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी की भाषा जो है वो समृद्ध है। साहित्य का अवलोकन बहुत आवश्यक है, तभी जाके आपकी भाषा समृद्ध। और कोई एक विषय आपका अपना विषय है। पहले कहते थे यू हैव टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। अब है कि यू हैव टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट ए मास्टर ऑफ एटलीस्ट वन। मास्टर ऑफ नन की जगह मास्टर ऑफ एटलीस्ट वन। एक विषय पर आपका इतनी पकड़ हो, अब आप पटना में हैं या बिहार में हैं, तो बिहार के बारे में या बिहार की राजनीति के बारे में या कोसी में जो बाढ़ आती है उसके बारे में आपको इतनी जबरदस्त, या गया के बारे में, बोध गया में जो विवाद है उनके बारे में, वहाँ बौद्ध और सनातन के को लेकर जो एक पहले समन्वय था और कुछ तत्व प्रयास कर रहे हैं उनमें एक अलगाव पैदा करना है। ये सब विषयों का अगर आपका शोध के साथ आपके पास सामग्री है, आपने अध्ययन किया, तो कल मैं दिल्ली में बैठकर भी या कोई बस्टन में बैठकर भी अगर बोध गया को समझना चाहेगा तो वह मेधा को ढूंढेगा। वो कहेगा कि इस व्यक्ति के पास वो जानकारी है, तो आप उसको समझते हैं, उस विषय का मास्टर। मल्टीटास्कर बनिए, विनम्र रहिए, वो बहुत आवश्यक है। आजकल बस हमने किसी अखबार से देखते ही हम हवा में उड़ने लगे, वो नहीं होना है। ये सब तात्कालिक है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। किसी नेता ने अच्छी तरह बात कर ली तो इसलिए बात किया क्योंकि आपके पास आज एक माध्यम है, जिस दिन नहीं है वो पलट कर नहीं पहुंचे। ग्राउंड रिपोर्टिंग, जमीनी स्तर पर आपको जाना होगा। आप घर बैठ के फोन पर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे। आप सही मायने में हकीकत को दुनिया के सामने रख नहीं पाएंगे। इस तरह के कुछ मेरे टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि पत्रकार और पत्रकारिता का बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी कुछ मुझे सीखने को मिला और सभी को भी जो ये पॉडकास्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी बिफोर आई एंड दिस। सर, फिटनेस और हेल्थ को लेके भी आप काफी ज्यादा कॉन्शियस है। मैं खुद सर एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, 3 साल से मैं योगा भी सिखा रही हूँ और मैंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योगिक हेल्थ मैनेजमेंट में किया था और वहीं से सीखा था और अब मैं सिखा रही हूँ लोगों को। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमारा योगा डे होता था और बाकी चीजें होती थी, तो आप अपने काम को और अपने हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हैं? क्या आप मुझे तो लगता है कि देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी भी मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ मीडिया मतलब अपने हेल्थ को लेकर। मैं कम ध्यान देता हूँ, ये मेरा अपना मानना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि संतुलित आहार और आपका व्यवहार, अगर आप तनाव लेते हैं, आप लोगों को तनाव देते हैं, रात को आपकी नींद खराब होगी और नींद बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए, और अच्छे का मतलब तली हुई और जो उस तरीके का नहीं, अपितु सात्विक
अगर सात्विक भोजन आप ले भोजन। सकते हैं तो वो बढ़िया रहता है। दूसरा, अच्छा नींद पूरा करना बहुत जरूरी है। जीवन में थोड़ा संगीत सुनना, थोड़ा सकारात्मक लोगों के साथ रहना, फिजिकल एक्सरसाइज। टॉक्सिसिटी को हटाना, ये बहुत जरूरी है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि स्वच्छ हवा, पानी, फिजिकल एक्सरसाइज, आपको जरूरी नहीं है जिम में जाना, आप कुछ व्यायाम घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप अपने भोजन के बाद भी तुरंत सोना, ये नहीं, थोड़ा सा चलिए, टहलना, घर के अंदर भी आप टहल सकते हैं। और संतुलित, मैंने कहा कि देखिए एक छोटा किस्सा सुनाऊंगा और उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। बिल्कुल सर। एक बार एक बड़े नेता ने, तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, जो इस वक्त 90+ के उम्र में इस वक्त है, वह है लाल कृष्ण अडवाणी। मैंने उनको बहुत कवर किया, तो मैं देखता था उनके साथ, मैंने बहुत यात्राएं की। मैं देखता था कि वो थोड़े थोड़े करके दिन में कई बार लेते हैं, एक साथ पूरा प्लेट भर के 6 रोटी, इतना सारा चावल, इस टाइप से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने उनसे एक बार पूछा उत्सुकतावश, आप इतने कम खाते हैं, कम करके खाते हैं, कम ही खाते हैं, और आज भी आप देखें वो बिल्कुल स्वस्थ है, सीधे खड़े होते हैं, कभी थोड़ा भी, इस उम्र में भी वो जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब ऊपर वाला भेजी आपको धरती पर, तो आपके साथ एक राशन आपके साथ भेजता है। अभी आपके ऊपर है कि राशन कितना जल्दी खत्म करोगे या धीरे धीरे। तो ये आपके ऊपर है कि नहीं, सारा कुछ फास्ट फूड कर लिया, वो भी खा लिया, वो भी ये कर लिया, सब कुछ आपने, वो जो कोटा आपको अलॉट हुआ है, उसको जितना जल्दी आप खत्म करोगे, उतना जल्दी फिर वहां बुलावा आ जाएगा। इसलिए अगर लंबित करना चाहते हो अपना जीवन और स्वस्थ रखना चाहते हो, तो खाना जितना आवश्यकता है उतना ही खाएं। वो कहते हैं, गांधी जी ने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, that the earth has enough to meet your needs, not your greed. तो ये नीड कितना है, ये अगर जीवन का ही अगर हिस्सा बन गया, चाहे कोई भी चीज है। काफी कुछ, इतनी सारी कहानियां हैं सर आपके पास कि इंटरव्यू खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुनती जाऊं। थैंक यू सो मच आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आपके सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आपके पॉडकास्ट सफल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आने वाले दिनों में, क्योंकि नकारात्मकता से दूर रहना जरूरी है और सकारात्मक लोगों से मिलना जरूरी है, सकारात्मक विचार सुनना जरूरी है, तभी जाके हम अपने जीवन को भी और अपने समाज और अपने देश में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। बिल्कुल सर, हम लोग भी होप करते हैं कि आपको और भी ज्यादा सुने अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, सामने भी, और मैं जब दिल्ली आऊंगी तो मैं आप ऑफलाइन भी आपके साथ इंटरव्यू एक करना चाहूंगी। स्वागत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड अ गुड फ्राइडे। थैंक यू सो मच।